जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा मध्य प्रदेश का। और आज हम बात करेंगे राज्य में होने वाले खंडवा लोकसभा, साथ ही जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा के उपचुनावों की। संघ का परंपरागत गढ़ माने जाने वाली दमोह विधानसभा सीट पर 17,000 से ज्यादा के अंतर से हारी भाजपा की आखिर कैसी है इन चारों उपचुनावों को लेकर तैयारी। साथ ही दमोह के बाद अब इन चारों उपचुनावों में कांग्रेस की क्या है रणनीति, कहां से किसकी उम्मीदवारी तय और कौन किस सीट पर कितना आगे। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट समेत 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। 15 महीने की कमलनाथ सरकार के ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से गिरने के बाद से मध्य प्रदेश का राजनीतिक तौर पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहले 28 सीटों के उपचुनाव जिनमें भाजपा को 19 तो वहीं कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। उसके बाद दमोह विधानसभा उपचुनाव जिसमें कांग्रेस को 17,000 से ज्यादा की जीत मिली। और अब खंडवा लोकसभा सीट समेत जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव में होने वाले उपचुनावों ने सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा से लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस तक में हलचल बेहद तेज कर दी है। खंडवा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ये सीट परंपरागत तौर पर संघ का मजबूत गढ़ मानी जाती है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सुभाष यादव सन 2009 में इस सीट से जीतकर सांसद बने और केंद्र में मंत्री बने, मगर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में अरुण यादव को नंद कुमार सिंह चौहान ने बेहद बड़े अंतर से हराया। 2018 के विधानसभा चुनावों में इस लोकसभा सीट की 8 में से 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने, 1 सीट कांग्रेस के बागी व निर्दलीय सुरेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ शेरा भैया ने और 3 सीटें भाजपा ने जीती। मगर सिंधिया की बगावत और कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद मानदाता से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल और नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा कासडेकर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़कर ये दोनों ही उम्मीदवार जीत गए। प्रचार प्रसार की बात की जाए तो इस इलाके में पूर्व कांग्रेस सांसद अरुण यादव लगभग 1.5 महीने से सक्रियता के साथ मैदान संभाले हुए हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से यहाँ 4 नाम चल रहे हैं। पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के सुपुत्र हर्षवर्धन चौहान और चौथा नाम है आरएसएस की तरफ से अशोक पालीवाल का। दूसरी ओर बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक शेरा भैया अपनी धर्मपत्नी के लिए कांग्रेस से टिकट लाने की जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। हालांकि अरुण यादव को इस सीट से टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। जमीनी माहौल की बात करें तो भाजपा विशेषकर आरएसएस इस सीट को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि चंद दिनों पहले दमोह में भाजपा को मिली करारी हार से संघ की प्रदेश सरकार से कुछ खींचतान होने की खबरें सामने आई थी। असल में दमोह की सीट 90 के दशक से भाजपा के दिग्गज पूर्व मंत्री जयंत मलैया जीतते आए थे, मगर 2018 में भाजपा के बागी रामकृष्ण कुसमारिया के निर्दलीय खड़े होने से कुछ 100 मतों के अंतर से जयंत मलैया को कांग्रेस के राहुल सिंह लोधी ने हरा दिया, जो यहां से भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़े। मगर 17,000 से ज्यादा के अंतर से कांग्रेस के अजय टंडन ने पूर्व कांग्रेसी राहुल सिंह लोधी को बुरी तरह हरा दिया। हालांकि इस हार के लिए प्रदेश संगठन ने पूर्व मंत्री जयंत मलैया की बगावत को जिम्मेदार ठहराया, मगर संघ का सीधा मानना रहा कि केवल जयंत मलैया की बगावत के चलते अगर ये होता तो भाजपा की हार का अंतर 17,000 कभी नहीं जाता। भाजपा को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत जयंत मलैया, प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी और नगर पालिका व पंचायत अध्यक्षों तक के वार्डों में बुरी हार मिली, जिसके पीछे उस वक्त असल में कोरोना के समय बड़ी अव्यवस्थाओं और लगातार बढ़ती महंगाई समेत किसानों की नाराजगी के साथ ही राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली की दरों को जिम्मेदार माना गया। अब खंडवा लोकसभा सीट भी उसी तरह भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती है और पार्टी यहाँ अपने आप को मजबूत मानकर भी चल रही है, क्योंकि 2014 और 2019 में अरुण यादव की हार का अंतर 2.5 लाख से ज्यादा का था। लेकिन संघ दमोह के बाद से काफी सचेत दिखाई दे रहा है और शायद यही वजह है कि 3 बड़े दिग्गजों के टिकट की रेस में होने के बावजूद आरएसएस ने यहाँ अशोक पालीवाल का नाम आगे बढ़ा दिया है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में किसी के भी पक्ष में एक तरफा माहौल कतई नहीं है। हालांकि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार अरुण यादव काफी समय पहले ही इस इलाके में सक्रियता के साथ मैदान संभाल चुके हैं, मगर बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के बागी निर्दलीय विधायक शेरा भैया का जो ठाकुरों समेत बड़ा जनाधार है वो अरुण यादव के पक्ष में जाता है या नहीं, और अगर पार्टी अरुण यादव को टिकट देती है तो शेरा भैया का अगला कदम क्या होगा, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है।
दूसरी ओर भाजपा की तरफ से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस यहां से लोकसभा टिकट की जद्दोजहद में लगी हुई हैं, मगर 2018 में इन्हें बुरहानपुर में शेरा भैया ने बुरी तरह हरा दिया था। इसलिए पार्टी इस पहलू को भी ध्यान में रखे हुए है। जहां तक बात दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के सुपुत्र हर्षवर्धन चौहान की है, तो माना जा रहा है कि सहानुभूति वोट इन्हें मिलने की संभावना बनने के साथ ही नंद कुमार सिंह चौहान की पूरी पुरानी टीम के इनके साथ खड़े रहने से हर्षवर्धन चौहान का दावा भी काफी मजबूत हो सकता है। मगर ये बात भी सच है कि लगातार बढ़ती महंगाई, इस इलाके में रोजगार और शिक्षा संसाधनों की कमी और कोरोना के वक्त हुई अव्यवस्थाओं का भी जनता पर असर है, जिसे लेकर संघ काफी चिंतित है और इसका एक ट्रेलर दमोह के उपचुनाव में देखने को मिल भी चुका है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये सीट परंपरागत तौर पर भले भाजपा का गढ़ मानी जाती रही हो, मगर दमोह में हार मिलने के बाद से संघ किसी भी उपचुनाव और किसी भी सीट को हल्के में लेने के मूड में कतई नहीं है। हाल ही में जब राज्य सरकार ने कोविड के चलते चुनाव आयोग से उपचुनाव आगे बढ़ाने की सिफारिश की, तो कांग्रेस इसे लेकर राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आई और कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि हार के डर से भाजपा ने चुनाव आगे बढ़वा दिए। हालांकि इस तरह की बयानबाजियां राजनीति में काफी आम होती है, मगर जिस तरह से खंडवा अभी से चुनावी रंग में रंगा दिखाई देने लगा है, उससे ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ का सियासी पारा निश्चित चढ़ेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से विधायकों, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों की फौज तैनात होने वाली है और यहाँ भी कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर आदिवासी संगठन जयस ने यहाँ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जयस को मैनेज करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं उन विधानसभा सीटों की जहां उपचुनाव होने हैं। सबसे पहले अगर बात करें सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ भाजपा के विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के चलते उपचुनाव होगा। इस सीट को परंपरागत तौर पर भाजपा का गढ़ माना जाता है। जुगल किशोर पिछले दिनों तब चर्चा में आए थे जब राज्यसभा चुनाव के वक्त इन्होंने भाजपा विधायक होने के बावजूद कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पक्ष में वोट डाल दिया। हालांकि अब इनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा के जुगल किशोर बागड़ी ने कांग्रेस की कल्पना वर्मा को 17,421 मतों के बड़े अंतर से हरा दिया था। इस विधानसभा क्षेत्र में अमूमन त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता आया था और भाजपा कांग्रेस के साथ ही बसपा भी यहां मुख्य मुकाबले में रहती आई। 2013 में इस सीट पर बसपा की उषा चौधरी विधायक बनी थी और उससे पहले भी यही भाजपा के जुगल किशोर बागरी को कई बार कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दी थी और अब उषा चौधरी कांग्रेस का दामन थाम चुकी है। तो ऐसे में ये भी तय है कि कांग्रेस की ओर से इन्हें या कल्पना वर्मा को टिकट मिलने की संभावना बन सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का साफ कहना है कि बीते चुनाव की तरह यहाँ भी सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण होगा। इस सीट पर प्रभार कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया को दिया गया है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से इस विधानसभा क्षेत्र में कोठी मंडलों द्वारा जमीन पर प्रचार की रणनीति बनाई गई है। इस विधानसभा के भाजपा ने 35 हिस्से किए हैं और हर हिस्से में कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट मांगेंगे। भाजपा ने कोठी मंडल की जिम्मेदारी बिसाऊलाल सिंह समेत ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जैसे दिग्गज मंत्रियों समेत पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और संगठन के कई बड़े चेहरों को दी है। भाजपा संगठन ने यहाँ जमीनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि भाजपा की ओर से भी यहाँ कई दिग्गज प्रत्याशी टिकट की दौड़ में शामिल है। यहाँ से दिवंगत विधायक जुगल किशोर के बड़े सुपुत्र पुष्पराज बागड़ी या उनकी छोटी बहू वंदना बागड़ी, भाजपा नेत्री रीना बागड़ी टिकट की रेस में देखा जा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में यूं तो हर बार भाजपा, कांग्रेस और बसपा में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता आया था, मगर इस बार पूर्व बसपा विधायक उषा चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब माना जा रहा है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि टिकट वितरण के बाद यहाँ बगावत का खतरा भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही दिखाई दे रहा है, जिसे थामने की चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने खड़ी हुई है। वहीं अगर पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस और भाजपा ही नहीं बल्कि सपा बसपा जैसी पार्टियां भी मुख्य मुकाबले में दिखाई देती आई हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौर जीतकर विधायक और कमलनाथ सरकार में मंत्री बने। इनकी जीत तकरीबन 8,000 मतों से हुई थी। वहीं दूसरे स्थान पर 44,816 मतों के साथ सपा के डॉक्टर शिशुपाल यादव और तीसरे स्थान पर बसपा के नंदराम कुशवाहा ने तकरीबन 30,000 वोट हासिल किए थे। तो वहीं भाजपा चौथे स्थान पर रही थी। दमोह उपचुनाव के वक्त कोरोना से संक्रमित होने के चलते कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह राठौर का निधन हुआ था, जिसके बाद अब यहाँ उपचुनाव होगा। इस इलाके में ब्रजेंद्र सिंह राठौर का सिर्फ पृथ्वीपुर ही नहीं बल्कि आसपास की 3 से 4 विधानसभा सीटों पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। अब यहाँ से उनके सुपुत्र नितेंद्र सिंह राठौर को कांग्रेस की ओर से टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल इलाके से आने वाले विधायक प्रवीण पाठक को प्रभारी बनाया है, प्रत्याशी के तौर पर भी, और इस इलाके में हर तरह से
राठौर परिवार का मजबूत दबदबा माना जाता है। वहीं सहानुभूति वोट कांग्रेस अपने पाले में मानकर चल रही है। हालांकि यहाँ यादवों और कुशवाहों की तादाद भी निर्णायक है, जो 2018 में सपा और बसपा के बीच बंट गए थे। वहीं भाजपा की ओर से यहाँ अटेर से विधायक व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को प्रभारी बनाया गया है, जो 2018 वाली कमलनाथ सरकार को गिराने वाले ऑपरेशन लोटस में काफी सुर्खियों में रहे थे। वहीं मंत्री भदौरिया समेत चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, संगठन महामंत्री सुहास भगत, प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक, संभागीय संगठन मंत्री केशव सिंह भदौरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी समेत तमाम दिग्गजों ने इस इलाके में सक्रियता बढ़ा दी है। भाजपा की ओर से यहाँ 2018 में सपा से चुनाव लड़े डॉक्टर शिशुपाल यादव की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, तो वहीं पूर्व विधायक अनीता सुनील नायक भी इलाके में सक्रिय हैं और दावेदारी जता रही हैं। और नायक परिवार की इस इलाके में राठौर परिवार से राजनीतिक रस्साखींच काफी लंबे समय से देखने को मिलती रही है। फिलहाल यहाँ भाजपा की ओर से प्रत्याशी तय नहीं किया गया है। हालांकि जमीनी तैयारियों और प्रत्याशी चयन के मामले में इस इलाके में कांग्रेस भाजपा से आगे दिखाई दे रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस विधानसभा क्षेत्र में सारे मंत्रियों समेत डेरा डालने वाले हैं। कांग्रेस यहाँ खुद को बेहद मजबूत मानकर चल रही है, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक उठापटके यहाँ देखने को मिल रही है वो यहाँ का मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। वहीं इस बात पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है कि बसपा किस समुदाय के प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। अब अगर बात करें जोबट विधानसभा क्षेत्र की, तो ये आदिवासी इलाका है और इस इलाके में कांग्रेस के पूर्व सांसद व मौजूदा विधायक कांतिलाल भूरिया की मजबूत पकड़ मानी जाती है। मगर यहाँ भी आदिवासी संगठन जैस ने कांग्रेस का सरदर्द बढ़ा रखा है, जिसे मैनेज करने की कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा की जा रही है। कांग्रेस विधायक व जैस को खड़ा करने वाले हीरालाल अलावा का कहना है कि खंडवा और जोबट उपचुनाव जय आदिवासी युवा संगठन पूरी ताकत से लड़ सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस किसी युवा आदिवासी को मौका देती है तो हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की ओर से यहाँ खरगोन से विधायक रवि जोशी को प्रभारी बनाया गया है। हालांकि 1998 के बाद से यहाँ एक बार भाजपा तो अगली बार कांग्रेस, इसी तरह से हर 5 वर्षों में यहाँ की जनता ने विधायक बदला है। लेकिन 2018 का मुकाबला काफी दिलचस्प रहा था, क्योंकि कांग्रेस के बागी विशाल रावत निर्दलीय मैदान में उतर गए थे, जिन्होंने 31,000 से ज्यादा वोट काटे थे। बावजूद इसके कांग्रेस की कलावती भूरिया ने लगभग 2,000 मतों से जीत दर्ज कर ली। अब यहाँ कांग्रेस भूरिया परिवार से किसी को टिकट देती है या विशाल रावत को मैदान में उतारती है, या फिर किसी नए चेहरे को मौका मिलता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया का नाम भी दावेदारों की रेस में बना हुआ है। लेकिन अगर जैस ने यहाँ प्रत्याशी खड़ा कर दिया तो ये कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दूसरी ओर भाजपा की ओर से यहाँ पूर्व विधायक माधव सिंह डावर का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। हालांकि इनके अलावा भी कई लोग टिकट की दौड़ में शामिल हैं, मगर ये यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं और इनकी जमीनी पकड़ भी मजबूत है। इसे देखते हुए इन्हें टिकट मिलने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जोबट में कांग्रेस भाजपा में टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसमें कांग्रेस विधायक व पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया, जो इस इलाके में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता हैं, उनकी मुख्य भूमिका रह सकती है। हालांकि यहाँ भी खंडवा लोकसभा सीट की तरह ही जयस की भूमिका पर कांग्रेस की निगाहें गड़ी हुई है। अन्यथा यहाँ कांग्रेस सिंपैथी वोट और भूरिया परिवार की मजबूत पकड़ के चलते खुद को मजबूत स्थिति में मानकर चल रही है। तो ये थी खंडवा लोकसभा सीट समेत उन 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मौजूदा जमीनी स्थिति। चुनाव दीपावली बाद होने की संभावना है, मगर अभी से ही अच्छी खासी राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इन चुनावों में दमों वाली रणनीति पर मैदान संभालेगी, तो वहीं भाजपा संगठन के सहारे ग्राउंड पर एक्टिव दिखाई देगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए साख का सवाल बन चुके हैं। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि इन दोनों ही लोगों को इनके आला कमान ने दिल्ली बुलाने की इच्छा जताई थी और इन दोनों ने ही इससे साफ इनकार करते हुए प्रदेश में ही राजनीति करने की इच्छा जताई है। शिवराज तो चूंकि 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए उन्हें राज्य का अनुभव भी है और वो राज्य छोड़ना नहीं चाहेंगे। मगर दूसरी ओर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में ये साफ कर चुके हैं कि जब तक वो सिंधिया की बगावत का करारा जवाब चुनाव में नहीं देते थे, तब तक वो राज्य नहीं छोड़ने वाले। शायद यही वजह है कि 2018 से पहले तक मध्य प्रदेश में जब जब उपचुनाव होते थे तो भाजपा एक तरफा मजबूत स्थिति में नजर आती थी, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस ठंडी दिखाई देती थी। कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद से हुए सभी उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा से कड़ा मुकाबला करती हुई दिखी है, जिससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले उपचुनाव एक तरफा तो कतई नहीं होंगे और इन उपचुनावों से प्रदेश की आने वाली राजनीति की दिशा और दशा तय होगी। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।